नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन बड़े बड़े सर्वे आ रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। हम आपको बताएंगे फील्ड का ऐसा सर्वे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में क्या हालात बने हुए हैं। ये हालात बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों के नजरिए से हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ तीन तीन वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय मल्होत्रा जी हैं, सैनी जी हैं और साथ ही इंद्रवेश जी हैं। हम तीनों से एक एक करके बातचीत करेंगे कि हालात क्या है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के और किस प्रकार की राजनीति का ऊँट किस करवट पे बैठेगा। पहले हम बात करेंगे अजय मल्होत्रा जी से कि किस तरह के हालात बने हुए हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के और क्या स्थिति उनको नजर आती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जो हालात हैं वो किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको? बहुत लंबे अंतराल के बाद 2009 में भिवानी ने अच्छा मुकाबला देखा था। 2004 में भी बहुत अच्छा मुकाबला देखा था। यहाँ 22,000 से हार जीत हुई थी। तीन कैंडिडेट थे, कुलदीप बिश्नोई, सुरेंद्र सिंह और अजय सिंह चौटाला। तीनों में मार्जिन का डिफरेंस 20-20 हज़ार का था केवल। तो वो एक अच्छा चुनाव था। 2009 में भी चुनाव क्लोज कंटेस्टेड था। अजय सिंह चौटाला 50-60 हज़ार मतों के अंतर से हारे थे। तो अब की बार फिर 2014 में और 2019 में एक तरफा चुनाव हुआ। मोदी लहर लगा लो आप, या कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी था 2014 में। तो बिल्कुल ही एक तरफा चुनाव चला था। तो 15 वर्ष के अंतराल के बाद लोगों को यहाँ भिवानी में एक अच्छा चुनाव देखने को मिल रहा है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छा खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। और एक जेठ की गर्मी है, बड़ी भारी गर्मी के अंदर भी दोनों कैंडिडेट्स, कांग्रेस के दान सिंह और बीजेपी के धर्मवीर जी, दोनों को लोगों की चौखटें नापनी पड़ रही हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ कांग्रेस ने भी अब की बार ऐसा कैंडिडेट दिया है कि जो महेंद्रगढ़ से ताल्लुक़ रखता है। बीजेपी ने भिवानी से ही धर्मवीर जी को तीसरी बार उतारा है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है उसका फ़ायदा उठा रहा है विपक्ष, कांग्रेस उसका फ़ायदा उठा रही है। नया कैंडिडेट दिया गया है तो स्वाभाविक है, इलेक्शन बना हुआ है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। खासतौर पे जो शहरी सीटें हैं, शहरी इलाके हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे वो भिवानी का इलाका हो ग्रामीण, चाहे दादरी का हो, चाहे तोशाम का हो, लुहारू का हो, बरड़ा का हो, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नंगल चौधरी, हर जगह ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस अच्छा कर रही है। दोनों पार्टियों के अब देखो, इतना महत्वपूर्ण सीट है ये कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, वो खुद इस इलाके में आ रहे हैं 23 तारीख को। कांग्रेस के भी जो नंबर 1 है राहुल गांधी, वो 22 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। तो देखो, आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये सीट कितनी महत्व की हो चुकी है, क्योंकि इस सीट का असर आसपास की सीटों पर भी पड़ता है, चाहे वो हिसार हो, चाहे फिर वो आपका थोड़ा बहुत रोहतक हो, गुड़गांव हो, वहाँ भी असर पड़ेगा। तो इसलिए दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत, वर्कर्स ने भी और नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। और अब आने वाली जो 25 तारीख को उसको देखने का ये विषय है कि शहरी इलाकों में मतदान कितना होता है और ग्रामीण इलाकों में मतदान कितना होता है। तो इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो लेकिन इतना तय है कि अब की बार एक क्लोज कॉन्टेस्ट चुनाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल साथियों, जिस प्रकार से त्रिदेव की आंखों से हम आपको दिखा रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में क्या रहेगा। जिस त्रिदेव के दूसरे त्रिदेव हैं हमारे इंद्रवेश जी। इंद्रवेश जी का भी पुराना एक्सपीरियंस है। इंद्रवेश जी, आप क्या कहेंगे? आप भी पुराने पत्रकार हैं, काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता करते हुए आपको जिस प्रकार से सर्वे चल रहा है, उस सर्वे के हिसाब से आप क्या मानते हो, क्या क्या ऐसे काम थे जो काम धर्मवीर जी नहीं करवा पाए, या उनके लिए अब की बार खतरे की घंटी है, या आप मानते हैं कि हालात अभी भी पक्ष के हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में 10 सालों से जो है धर्मवीर जी यहाँ से सांसद हैं। और पिछले 10 सालों के दौरान डेवलपमेंट की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट थे इनका ज़रूर गिनती कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धि की बात करें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ पाएँ, इस प्रकार की बातें धर्मवीर जी ने जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ा है तो आईटी सेक्टर में या औद्योगिकरण को लेकर के बयान जब से यहाँ के जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं राव दान सिंह ने दिया है,
उसके बाद से धर्मवीर सिंह भी यहाँ पे औद्योगिकरण की बात कहने लगे। तो कहीं न कहीं एक परिवर्तन नज़र आता है। पिछले 10 सालों के दौरान जो है इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट को लेकर के धर्मवीर सिंह जी ने कहीं नहीं बात की। तो ये जो इस प्रकार का जो दबाव बनता है तभी इस प्रकार की बयानबाज़ी आती है। तो शहरी क्षेत्रों में जो देखते हैं तो बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है और सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। ओबीसी का भी काफ़ी समर्थन मिला। लेकिन जैसे-जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, तो ये समर्थन कम होता नज़र आ रहा है। और वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर कास्ट से जो लंबे समय से बीजेपी को वोट कास्ट करती आ रही थी, उनमें भी काफ़ी मतदाता विभिन्न कास्ट के जो बीजेपी को करती आ रही थी, उनमें भी अब कांग्रेस की तरफ थोड़ा-सा झुकाव जब लगता है, जब सभी कास्टों में इस प्रकार का नज़र आता है, तो इसी को एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं। और वो कहीं न कहीं नज़र आने लगी। अब ये एंटी इनकम्बेंसी कितनी पेनिट्रेटिंग होगी, इसका कितना ज़्यादा तीव्र प्रभाव रहेगा, वो तो परिणाम जो है 4 तारीख को ही पता चल पाएँगे। लेकिन एक बात और भी आती है, जैसे जब कैंडिडेट चुनाव को लेकर के बात स्टार्ट हुई थी, तो उस दौरान ये जो ज़िक्र हुआ था कि श्रुति चौधरी का जैसे टिकट कटा था और पब्लिकली एक नाम आने लगा था, अभी श्रुति चौधरी के बाद ऑप्शन क्या है? तो पब्लिकली जब नाम पब्लिक से निकलता है, तो वो चलता है, तो लास्ट तक रुकता नहीं है। वही बात अभी तक कंटिन्यू बनी हुई है। अब बड़ी रैलियाँ दो जो स्टार प्रचारकों की हैं, वो अगले 1-2 दिन में होनी है। और इससे पहले मोदी जी की एक रैली हो चुकी है। उस रैली के बाद जो इम्पैक्ट आना चाहिए था पब्लिकली, उसकी चर्चा जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, तो उतनी बड़ी चर्चा उसकी नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब ये भी स्टार कैंपेनर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट फ़िलहाल नज़र नहीं आता है। अब पर्टिकुलर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो ये 2 रैलियाँ होंगी, इसमें कोई इम्पैक्ट वाली बात या ऐसी कोई स्पीच में ऐसा कोई अलग से बात निकल के आ पाए, वो रैली में ही पता चल पाएगा। लेकिन जनता जो है जो जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, उसी प्रकार से जनता में काफ़ी चुनाव को लेकर के अलग-अलग चर्चाएँ हैं। और धर्मवीर जी की जो छवि पे दोनों कैंडिडेटों की बात करें, तो दोनों आपस में मित्र रहे हैं और इनका बिजनेस भी इकट्ठा रहा है, जिस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं। और धर्मवीर जी लंबे समय से जो है यहाँ इस क्षेत्र के बने हुए हैं। और जो कास्ट समीकरण में देखें तो लगभग इस क्षेत्र में 25% 24.5% के करीब जाट मतदाता हैं और 17 साढ़े 17% जो है यादव मतदाता है। तो इसी फैक्टर को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस ने जो है ये टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं न कहीं किया है और उनको लाभ मिलता हुआ हल्का-फुल्का कह सकते हैं भी ये नज़र आ रहा है। लेकिन धर्मवीर सिंह जी को जो छवि है, धर्मवीर सिंह जी को काम का स्टाइल है, वो भी अपने आप में ठीक रहा है। लेकिन पावर्स बीजेपी ने जो है धर्मवीर सिंह जी को नहीं दी, उसका खामियाज़ा ज़रूर इन चुनाव में उनको मिल सकता है। इंद्रवेश जी, बात कर रहे हैं रैलियों की। रैलियां होनी है, बड़े बड़े स्टार प्रचारक की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी की बात की जाए, राहुल गांधी जी की बात की जाए। पहले हम देखते थे कि जब रैलियां होती थी तो उससे पहले लोगों में एक उत्साह होता था जाने का भी, कि वहाँ उस रैली है, वहाँ रैली के अंदर जाएंगे। अब उन इन रैलियों का क्या उत्साह लोगों के बीच में है? क्या मानते हैं आप? किन मुद्दों को लेकर के अब लोग जो हैं, जो मुद्दे थे, क्या उनकी भरपाई जो है हो पाई है? क्या लोग सवाल जो पूछ रहे हैं नेताओं से, जब नेता ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने काम किए या नहीं किए? हालांकि पहले की सरकारें थी, लोग बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहे हैं, लोग पहले वालों से भी सवाल कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी का भी कैंडिडेट हो। यानी कि लोगों के अंदर एक जागरूकता जो है वो आई है। क्या मानते हैं आप? जी, बिल्कुल, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रणाली में सवाल पूछने की हमारी टेंडेंसी बढ़ेगी, उतना ही लोकतंत्र हमारा बेहतर होगा और उसी प्रकार के कार्य जो है पब्लिक करने लगे। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, रूटीन मीडिया के माध्यम से जनता जागरूक हुई है और किसी भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट आता है, उससे संबंधित सवाल ज़रूर पूछती है। उससे पूछती है, आपने क्या किया? अब पिछले दिनों ये बात आई कि धर्मवीर सिंह को लेकर के जैसे बात आती है कि धर्मवीर सिंह जी ने कहा था कि हम जो है बीजेपी मोदी जी को जो है आप जितवाइए, मुझे भले नहीं। मोदी जी को जितवाई। तो अब की बार ये बात भी पब्लिक से कहीं न कहीं निकल के आई है कि अब की बार हम मोदी जी को हरा रहे हैं, बीजेपी आपको नहीं हरा रही, धर्मवीर जी आपको नहीं हरा रहे हैं, मोदी जी को हरा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये बातें भी आती हैं। तो हालाँकि शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार से जो अच्छा माहौल बीजेपी के लिए है, वो उसको ज़रूर पक्षकार रहेगा और बीजेपी मेहनत करेगी तो उसको थोड़ा-सा गाँव की तरफ भी लेके जाए, तो बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा, उस प्रकार काम है। दूसरी बात आपने रैलियों की। तो रैलियों को लेकर के जो उत्साह बना रहता है, तो लगभग हर रैली का एक ये मान के चलिए जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो रैली में उपस्थित रहते हैं, मतदाता होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। बाकी आमजन जो है वो अपनी उस रैली का जो मर्म है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्ति कर लेता है, सबके पास लिंक पहुँच जाते हैं। तो वो भी एक रैली में पार्टिसिपेशन ही कह सकते हैं, रैलियों में जिस प्रकार उसके व्यूज़ आते हैं रैलीज़ के और जो लिंक आते हैं
और दूसरी बात ये होती है कि रैली में जो नेता अलग अलग दलों के जो आते हैं वो किस प्रकार से पब्लिक के लोकल मुद्दों को कितना छुपाते हैं। तो मोदी जी या राहुल जी यहाँ आएंगे, किन लोकल मुद्दों को भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को छुएंगे उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ के जो मुख्य जो मुद्दे कह सकते हैं, भी पानी का भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो है अंतिम छोर पे है, उसको लेकर के काफ़ी पानी की आवश्यकता है। रोज़गार यहाँ हम दिल्ली है उसके आसपास हैं, गुड़गांव के भी पास हैं, 1.5 से 2 घंटे की दूरी है, लेकिन हमारे पास उतना रोज़गार इन क्षेत्रों में नहीं है, तो उसको लेकर के रहेगा। और जो तीसरा एग्रीकल्चर को लेकर के, हमारे एग्रीकल्चर तभी बढ़ेगी जब पानी की पूर्ति हो, तो एग्रीकल्चर हमारा उतना ग्रोथ नहीं कर पाया है। इसके साथ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र, सबसे ज़्यादा सैनिक जो है इस क्षेत्र में, भूतपूर्व सैनिक भी वर्तमान में करेंगे, हर दूसरे तीसरे घर में एक सैनिक ज़रूर हमारे मिलेगा। तो जो सुबह जैसे ये जो अलग अलग सुबह युवा जो सुबह दौड़ते थे, भर्तियों के लिए तैयारियां करते थे, बेल्ट की नौकरी के लिए जो तैयारियां करते थे, उसमें कमी आई है। और वहीं युवा फिर नशे की तरफ बढ़ते हैं या अन्य प्राइवेट सेक्टर में काम देखते हैं। ठीक है, काम करना अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर में करें, लेकिन एक स्थायी रोजगार को लेकर के कमी ज़रूर महसूस की जा रही है। क्योंकि 4 साल के लिए अभिभावक भी नहीं चाहते कि वो वहाँ भेजे, क्योंकि वापस आने के बाद 4 साल बाद वो क्या काम कर पाएंगे, उसको लेकर के एक ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट नहीं दे पाई। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब में रिजर्वेशन हो रही बात, लेकिन जब तक उसके परिणाम अभी तक आए नहीं हैं, तो उसी बीच में ये इलेक्शन हो गया। परिणाम आने के बाद जो है थोड़ा सा उसको पॉजिटिव पार्टी कह पाती, लेकिन फिलहाल जो है ये पॉजिटिव कदम नहीं दिखता। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ के तर्ज पे ये लेके आए थे भी, इन देशों में जहाँ पर बड़ी संख्या में जनसंख्या जिनकी कम है, जिन देशों की, वो उनको आवश्यकता रहती है कि हर व्यक्ति को सैनिक का प्रशिक्षण हो, देश को जब ज़रूरत हो तब ये इन लोगों को सेना का कार्य इनसे लिया जा सके, प्रशिक्षित लोगों को। तो वैसा मॉडल जो हमारे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या है वो कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा, फिलहाल यही लग रहा है जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो हालात बने हुए हैं, हम आपको सारे हालातों के बारे में बताएंगे। अजय सैनी जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जो हालात बने हुए हैं, किन हालातों को लेकर के अब जनता वोट करेगी? और आपकी नज़र से हम जानना चाहेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का हाल, कि क्या स्थिति बनी हुई है और किस प्रकार से जो लोग हैं उनके मन में क्या है? देखिए, सत्ता का स्वभाव होता है कि टिकट वितरण जिस टाइम होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बीजेपी ने नॉमिनेशन से 1.5 महीना पहले टिकट डिक्लेयर कर दिए। इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। कांग्रेस के बारे में कहा गया कि उन्होंने अब तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने छानबीन की पूरी, किस इलाके से कौन कैंडिडेट कंफर्टेबल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, उसके बाद उन्होंने लिया। अब जो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो स्थिति निखरती जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई, और केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिए उससे आम आदमी परेशान है। तो परेशानी होगी तो निश्चित रूप से विरोध भी होगा। आप दावे कितने करें, कोई भी हर पार्टी का अधिकार है दावे करने का, लेकिन आम आदमी को तो जो मूलभूत सुविधाएं उसकी जरूरत है। दूसरा, इंद्रवेश जी ने कहा, मल्होत्रा जी ने भी कहा, कोई बड़ी वो नहीं हो रही है, रैली की जाती है। कई कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो अपने बूते पर इलेक्शन लड़ते हैं। धर्मवीर जी तीसरी बार मैदान में हैं, 2 बार वो आराम से जीत गए, मोदी जी के नाम पे, मोदी लहर के लिए, मोदी के नाम पे कर लिए। उन्होंने अपने लिए वोट नहीं मांगा, उन्हें आम मतदाता से जुड़े कि मोदी को वोट दो, मोदी के लिए वोट दो। इस बार उनका विरोध भी हो रहा है। शहरी क्षेत्र में कुछ बीजेपी गेन कर सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाके में जहाँ पे आम आदमी चौपाल में बैठता है, खेत में बैठता है, वहाँ पे मन बना हुआ है कि इस बार इनको पलटना है। सर, वार्ता को हम समाप्ति के अंतिम छोर पर लेकर के जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, ओवरऑल जो हालात बने हुए हैं, हालातों को देखते हुए क्या स्थिति दिखती है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, कि क्या हालात बने हुए हैं? राव दान सिंह जी के लिए हालात बने हैं, या बात की जाए धर्मवीर जी के लिए, कि धर्मवीर जी 2 बार से एमपी भी जो है रह चुके हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट के लिए दावे कर रही हैं, दोनों की ही रैलियां बड़ी बड़ी जो है होने वाली भी हैं। आप क्या मानते हैं, लोगों के बीच में क्या चर्चाएं हैं? देखो, अब जहाँ तक लोगों के मन की बात है, लोगों ने लगभग अपना मन बना लिया है पोलिंग के लिए कि कौन किसको वोट करेगा, उसने अपना मन बना लिया है। अब तो इतना विषय रह गया है
कि जब ये जो आपके स्टार कैंपेनर आएंगे राहुल गांधी और मोदी जी, अब ये तो मान के चलो कि ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं होगा, परंतु जो बिल्कुल ही अभी दीवार पे बैठे हैं वोटर, जिनको अभी जिन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, उनके लिए अब राहुल क्या क्या बात करते हैं या मोदी क्या बात करते हैं, बात अब देखो, आप जनता को जब तक अपने मुद्दे नहीं बताओगे, आप ये कहो कि देखो, एक प्रचार के अंदर तत्व भी होना चाहिए। जब राहुल गांधी ने अभी ये इलाका छांटा है, उन्हें चरखी दादरी छांटा, ये किसान बहुल्य इलाका है और यहाँ खिलाड़ियों का बहुल्य इलाका है ये, और भिवानी महेंद्रगढ़ खास तौर पे पूर्व सैनिक और सैनिकों का इलाका है। अब राहुल गांधी क्या किसानों के लिए बोलते हैं वहाँ पर, क्या वो खिलाड़ियों के लिए बोलते हैं, क्या वो सैनिकों के लिए बोलते हैं, अग्निवीर पे क्या बोलते हैं, लोग सुनना चाहेंगे ये। अब मोदी जी ने तो लगभग एक ही एजेंडा है उनके पास, भाई आस्था का, लोगों की आस्था से जुड़ा, धर्म से जुड़ा, हिंदुत्व से जुड़ा, वो उसको कितना गले अब उतार पाते हैं। अब क्या है कि हिंदुत्व वर्सेस बेरोजगारी और रोजी रोटी और महंगाई, ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो देखो कौन नेता कितना गले उतार पाएगा। ये जो चंद 2-3% अभी फेंस सीटर कहते हैं जिनको, उनको ये कितना प्रभावित कर पाएंगे। अन्यथा चाहे भिवानी जिला हो चाहे महेंद्रगढ़ जिला हो, आपकी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अच्छा मुकाबला है और ये चुनाव अब की बार लोगों को याद रहेगा लंबे समय। लेकिन मल्होत्रा जी, हिंदू मुसलमान की जो बात की जा रही थी अभी तक, पिछले कुछ दिनों से देखो मोदी जी बैकफुट पे आ गए हैं। हाँ अब वो क्या ठीक कहते है, आपकी बात, इनको थोड़ा सा देखो, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझ आ रही है कि अकेले हिंदुत्व से या आस्था से वोटों को लेने के बजाय लोगों को, आप लोगों के मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे। भाई महंगाई को लेके आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको रोजगार को लेके अपना एजेंडा बताना पड़ेगा, भाई हम कैसे रोजगार ज़्यादा जनरेट करेंगे, क्योंकि आज बेरोजगारी की दर बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पे हरियाणा तो इंडिया में नंबर 1 हो चुका है। तो ऐसे में बड़ा अब दोनों की अग्नि परीक्षा है, नेताओं की भी, वो किस प्रकार लोगों को समझा मैं पाते वही हैं। कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान तो गौण होता जा रहा है अब, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई वो नहीं है। मोदी जी खुद कहने लगे कि मेरे गांव के पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहते थे, हमें उनके नीचे से जाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस टाइप की बात होती है, कहीं ना कहीं वो अब ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी मुसलमानों के प्रति भी संवेदनाएं हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो समय के हिसाब से मुद्दे भी बदलते हैं, और मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अब चुनाव का वो दौर आ गया जब दोनों पार्टियों को अपनी लाइन सीधे सीधे बतानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के शीर्ष नेता आ रहे हैं जिन्होंने फैसला करना है। अब दोनों को अपने मुंह से वो बात निकालनी पड़ेगी जो जनता के हित की हो, और जनता को कितना कन्विंस करवा पाते हैं ये उन पे डिपेंड करेगा। और ये अब आ गई है 25 तारीख और 22-23 को दोनों की रैलियां हैं, उन पे नजर रहेगी। अब देखिए, तो स्टार प्रचारकों का पैनल है दोनों पार्टियों का, उसके अंदर अमित शाह झज्जर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जाट पाली आ रहे हैं महेंद्रगढ़ के, राहुल गांधी दादरी में आ रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अलग अलग वैसे घूम ही रहे हैं। और कुछ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ तो जो सीनियर लीडर हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी भी घिरी हुई है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हमने आपको त्रिदेव की नज़रों से दिखाया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र का क्या हाल होगा, हमारे जो त्रिदेव साथी थे, अजय मल्होत्रा जी थे, इंद्रवेश जी थे और अजय सैनी जी थे, इन तीनों ने ही आपको बताया है कि क्या स्थिति रहने वाली है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोग जो है वो वोट कास्ट करेंगे और अपना नेता चुनेंगे। खैर, आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।